नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के खिलाफ होने जा रहा बड़ा एक्शन, फाइनल तैयारी के बीच पीएम मोदी ने की रक्षा सचिव के साथ मीटिंग। भारत के एक्शन का भी दिख रहा असर, चनाब सूखी, नदी में दिख रहे सिर्फ पत्थर। भारत पाकिस्तान तनाव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अहम बैठक आज। यूएनएससी बंद कमरे में करेगा मीटिंग। शहबाज शरीफ ने लगाई थी गुहार। पहलगाम पर कांग्रेस की घिनौनी राजनीति, पहले चन्नी और अब अजय राय। खिलौना को राफेल बता अजय राय ने लटका दी नींबू मिर्ची। भड़की बीजेपी, बोली सेना का मनोबल गिराने की कोशिश। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अब नए सीजेआई बीआर गवई की बेंच 15 मई को करेगी सुनवाई। सीजेआई संजीव खन्ना ने सुनवाई से खुद को किया अलग। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बंगाल के राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। राष्ट्रपति शासन का विकल्प भी बताया। तो वहीं हिंसा के बाद पहली बार मुर्शिदाबाद पहुंची सीएम ममता बनर्जी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पाकिस्तान के खिलाफ भारत की महा तैयारी की। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ भारत बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी पूरी करता दिख रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई होगी, इसका अंदाजा पीएम नरेंद्र मोदी की अब तक की बैठकों से साफ समझ में आ रहा है। पीएम मोदी ने आज फिर एक बड़ी बैठक की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की है। पीएम मोदी ने इससे पहले रविवार को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के साथ बैठक की थी। उससे पहले पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को बुलाकर लंबी बातचीत की थी। पीएम मोदी की मैराथन बैठकें इस बात का इशारा कर रही है कि भारत पाकिस्तान से बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजनाथ सिंह ने भी कह दिया कि पीएम मोदी की सरकार के रहते देशवासी जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। तो दूसरी तरफ भारत के एक्शन का असर भी दिख रहा है। रामबन के पास बलगेहार डैम के गेट बंद होने के बाद चनाब नदी का पानी काफी घट गया है। नदी का पानी इतना कम हो गया है कि लोग इसे पैदल पार कर पा रहे हैं। साथ ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को फोन किया और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। क्या तैयारी फाइनल मोड में है? देखिए, तैयारी का असर तो साफ साफ दिख रहा है। अभी तो एक भी शॉट फायर नहीं किए गए और त्राहिमाम जो लोग कह रहे थे पानी नहीं रोका जा सकता है, 12 से 22 फीट के हाइट पे उफन रही थी चनाब नदी, सूख गया, पूरा का पूरा पानी सूख गया। और जहां तक मिलिट्री एक्शन की बात है तो प्रधानमंत्री मोदी तो लगातार मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे हैं। किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होगा सरकार का, किस तरीके से आप देखिए कि लगातार जो सरकार को फैसला लेना है, जो नेवी को फैसिलिटेट करना है, आपने नोटिस जारी कर दिया कि भाई कोई जहाज इधर से उधर नहीं आएगा। अब नेवी बड़े आराम से अरबियन सी में ऑपरेशन कर रही है। इसी तरीके से एयर चीफ मार्शल से प्रधानमंत्री ने बातचीत की, किस तरीके से तैयारी चल रही है। प्लान वो गुप्त है, लेकिन एक बात तो तय है कि कोई गुप्त अटैक नहीं होगा। अटैक ऐसा होगा कि सारे देश के लोग गदगद हो जाएंगे। और बार बार जब रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि आप जो चाह रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी डिलीवर करेंगे, तो देश की जनता तो यही चाह रही है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दो। देश की जनता यही चाह रही है कि इस बार फाइनल सबक सिखा दो। और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को मैं जानता हूं, वो पीछे नहीं हटेंगे और आपके मन मुताबिक एक्शन होगा। तो वो मन मुताबिक एक्शन से ही पाकिस्तान घबराया हुआ है। जी, तो भारत के एक्शन से पाकिस्तान डरा हुआ है। भारत के डर से पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा भी खटखटाया था। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में आपातकालीन बैठक बुलाने की अपील की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। और आज यूएनएससी में भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर अहम बैठक भी होगी। पाकिस्तान ने यूएनएससी से अपील की है कि इस मामले में बंद कमरों में बातचीत की जाए। तो दोनों देशों के बीच ये बैठक बंद कमरे में आयोजित की
गई है। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता इस समय ग्रीस के पास है। संयुक्त राष्ट्र में ग्रीस के स्थायी प्रतिनिधि और इस महीने के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष इवेंजेलोस सेकिरिस ने भारत पाकिस्तान के तनाव के बारे में पूछे जाने पर पहले ही कहा था कि हम आतंकवाद की सभी रूपों में हर जगह जहां भी ये हो रहा है निंदा करते हैं। तो पूरी उम्मीद है यूएनएससी से भी पाकिस्तान को करारा तमाचा पड़ेगा। यूएनएससी की मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट इन सेंस ये है कि पाकिस्तान अपना आखिरी दांव खेल गया। इतनी जल्दी ही वो भागा गया था वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC के अंदर। ये सोचा कोई रेजोल्यूशन पास करवा ले, कोई कंडेमनेशन, लेकिन वहां वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब ये यूएनएससी गया है, वहां भी कुछ नहीं होने वाला। कारण कुल 15 मेंबर हैं, 10 से ज्यादा तो भारत के साथ हैं। और अभी जब ये मीटिंग शुरू होने वाली थी उससे पहले एक वीटो लेकर के जो बैठे हुए हैं पुतिन साहब, उन्होंने एक ऐसी खबर दे दी कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया कि जब से यूक्रेन वॉर हुआ है पुतिन साहब रूस छोड़े नहीं हैं। और आज उन्होंने खुद फोन किया प्रधानमंत्री मोदी को और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आप भारत आइए, और यह स्वीकार कर लिया गया। क्या बातचीत हुई होगी? ऑब्वियस सी बात है, यूएनएससी के पहले अगर बातचीत हो रही है तो प्रधानमंत्री को यही कहा होगा पुतिन साहब ने कि आप आगे बढ़ो। ये पाकिस्तान ये यूक्रेन को असला बारूद सप्लाई कर रहा था। ये 155 mm 122 mm का गोला दे रहा था। अब इसको सबक सिखाने में जरा सा भी पीछे मत हटो। तो यूएनएससी में कुछ नहीं होने वाला। यूएन इज ए डिबेटिंग क्लब, इट इज ए क्लब विदाउट एनी टीथ। भाई आप रेजोल्यूशन पास करते रहो, आपको जो करना है करते रहो, उससे कोई भारत के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। और डिप्लोमेसी में ये सारी चीजें पहले से ही प्रीएम्प्ट कर ली जाती हैं। कल जयशंकर साहब ने क्या कहा था कि वी डोंट नीड एडवाइजर्स, उपदेश देने वाले लोगों की आवश्यकता नहीं है। इस मुकाम पे भारत ये तय करेगा कि भारत के साथ कौन है। आप हमारे साथ खड़े हो तो ये बताओ, ये ज्ञान मत दो कि थोड़ा टेम्पर कूल डाउन करो, वॉर ना हो, ये ना हो, वो ना हो। ये बकवास हिंदुस्तान सुनने को तैयार नहीं है। जी, तो भारत का रुख साफ है, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन के मुद्दे पर भारत का विपक्ष एक तरफ ये कहता है कि वो सरकार के साथ है, पर विपक्ष के कई नेता ऐसे भी हैं जो सारी सीमाएं लांघ रहे हैं। कांग्रेस के नेता बड़बोलेपन से बाज नहीं आ रहे। पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर ही सवाल उठा दिए। वहीं अब उत्तर प्रदेश की पार्टी इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने राफेल पर नींबू मिर्ची लटका दिया। अजय राय नींबू मिर्ची लटके एक खिलौना विमान जिस पर राफेल लिखा था दिखाते हुए पहलगाम की आतंकी घटना को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। अजय राय ने कहा है कि फ्रांस से राफेल भी ले आए, लेकिन ये नींबू मिर्च लटकाकर हैंगर में टंगे हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष ने सरकार से सवाल किया कि आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। अब अजय राय की इस हरकत पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। बीजेपी आग बबूला हो गई है। बीजेपी ने इस घटना को सीधे तौर पर सेना का मनोबल गिराने वाला करार दिया है। एक तरफ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि कोई भी नेता पार्टी लाइन से हटकर बयान नहीं देगा, लेकिन इस तरह की घिनौनी हरकत यही पार्टी लाइन है। यही तो पार्टी लाइन है। और ये अकेला नहीं है अजय राय, मनोज झा ने भी आज बोला। आज फिर पुलवामा के ऊपर जो है वो शक जाहिर कि कहां है जांच रिपोर्ट, किसने कराया, ये अब तक मालूम नहीं है। अरे बेवकूफ, आंख नाक बंद करके रखोगे तो कैसे मालूम चलेगा? जरा अखबार पढ़ लिया करो, जरा चीजों को देख लिया करो। जब इतनी बड़ी बड़ी बातें, ऊंची ऊंची बातें करते हो तो तुमको मालूम नहीं है कि इमरान खान के एक मंत्री ने वहां के पार्लियामेंट में यह कबूला कि इमरान खान सरकार का सबसे बड़ा उपलब्धि यह है कि हमने पुलवामा किया। ये गद्दार हैं ये लोग। इनको मालूम है कि सेना का पराक्रम अभी चलेगा और पाकिस्तान नेस्तो नाबूद हो जाएगा तो मुसलमानों का वोट कैसे लिया जाए। मुसलमान खुश हो जाएंगे अगर पाकिस्तान को, ये सारे लोग पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहे हैं।
आप खिलौना दिखा करके सेना का मोराल डाउन करने की आप दुस्साहस करोगे और यह सोचोगे कि देश की जनता तुमको वोट करेगी? समाजवादी पार्टी साथ में आ गई, उसका एक मुसलमान स्पोक्स पर्सन है अमीर जमई, वो कह रहा कि क्या गलत पूछ लिया। जनता तुम लोगों को जवाब देगी। उधर एक और आरजेडी का लीडर है सुधाकर सिंह, वो भी इस तरह की वाहियात बातें कर रहा है। वी आर एट वॉर फॉर गॉड सेक। और इस तरीके की बातें अगर करना है तो अपना पासपोर्ट बदल लो। अगर हीरो बनना है तुम लोगों को पाकिस्तान की मीडिया में इस तरह की उलूल जुलूल बातें करके, तो हिंदुस्तान की जनता तुम जैसे नेताओं को, तुम्हारी पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। जी, अब बात करते हैं वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम सुनवाई की। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 15 मई को न्यायमूर्ति BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई तय की है। अब वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 15 मई को अगली सुनवाई होगी। बता दें कि CJI संजीव खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि वो कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये केस दूसरी पीठ के समक्ष रखा है। CJI संजीव खन्ना ने यह भी कहा कि आदेश पारित करने से पहले इस मामले पर उचित सुनवाई होनी चाहिए। क्यों अपने से पल्ला झाड़ गए संजीव खन्ना? सरकार ने तो साफ कह दिया था कि आपको जो फैसला करना है सारी चीज सुनवाई के बाद ही आप करेंगे, कोई इंटरिम आदेश नहीं आएगा। तो खन्ना साहब को समझ में आ गया कि भाई ये बात तो सही है कि पूरी बहस होगी, सब तरफ की बातें आ जाएगी, तभी कोई फैसला लेना उचित होगा। अदरवाइज पहले से ही आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है। गवई साहब अभी कुछ दिन पहले ही कुछ लोग गए थे वो पहलगाम के मसले पे, उन्होंने क्या कहा कि हमारे ऊपर तो आरोप लग रहे हैं, क्या हम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के काम में नाक घुसेड़ रहे हैं, तो हमसे आप अपेक्षा मत कीजिए। तो मोदी सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टैंस रखा है कि जुडिशरी अपना काम करे, संसद अपना काम करे, वो उसका असर साफ साफ दिख रहा है। बेचारे लाइट ऑफ कर रहे थे या मौलाना ब्रिगेड, आज तो उनको बड़ा अफसोस हुआ होगा, ये तो मामला टल गया। मामला इसलिए टल गया क्योंकि जस्टिस खन्ना को भी ये लगा कि ये जल्दीबाजी में लिए जाने वाला फैसला नहीं है। तो आप ये समझिए कि मामला ठंडे बस्ते में गया, ठंडे बस्ते में गया। नया बेंच, नई तरीके से सुनवाई, फिर से वही कहानी, वो सारा कुछ चलता रहेगा, अभी लंबा चलेगा। और सरकार इधर जिस हिसाब से कार्यक्रम चालू कर दी, क्योंकि कानून के ऊपर रोक नहीं लगा है, नोटिफिकेशन जारी है, तो वक्फ के ऊपर जो एक्शन होना है, कई राज्यों में एक्शन शुरू हो गया है। और ये मामला कोर्ट का मुझे लग रहा है कि ये टलता रहेगा, चलता रहेगा। और जिस हिसाब से सरकार ने एक स्ट्रांग पोजीशन लिया है, सुप्रीम कोर्ट उस लक्ष्मण रेखा को वो क्रॉस नहीं करेगी। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पश्चिम बंगाल के गवर्नर CV आनंदा बोस ने मुर्शिदाबाद दंगे पर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है। इसमें कट्टरपंथ और उग्रवाद को पश्चिम बंगाल के लिए बड़ा खतरा बताया गया है। गवर्नर ने कहा है कि बंगाल को दोहरा खतरा है, जो खास तौर पर बांग्लादेश से सटे मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ हिंदू आबादी अल्पसंख्यक है। उन्होंने नॉर्थ दिनाजपुर को भी संवेदनशील जिला बताया। बंगाल गवर्नर ने दावा किया कि मुर्शिदाबाद हिंसा पहले से ही प्लान की गई थी। राज्य सरकार को पहले से खतरे का अंदेशा था, क्योंकि 8 अप्रैल को ही वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जारी होने के तुरंत बाद हिंसा भड़क गई और राज्य सरकार ने उसी दिन इंटरनेट बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में कोऑर्डिनेशन की कमी आई है। इसी वजह से केंद्र को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवैधानिक विकल्प तलाशने की सिफारिश भी की है। तो साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज पहली बार मुर्शिदाबाद पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों ने दंगा
धक्का कराया और दोष उन पर दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि इस साजिश का मैं सही वक्त पर खुलासा करूंगी। ममता बनर्जी तो मुर्शिदाबाद पहुंची, लेकिन सीवी आनंदा बोस की रिपोर्ट में क्या कुछ है? सीवी आनंदा बोस की रिपोर्ट में बहुत सीरियस बातें कही गई है। जब गवर्नर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है और दूसरे संवैधानिक तरीके का इस्तेमाल करने का समय आ गया है, तो व्हाट ही इज सेइंग कि भाई यहाँ पे अब राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगता तो इस देश में एक ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता है कि ऐसे जगहों पे जहां इस तरह का बवाल मचता है और राज्य सरकार का कोऑर्डिनेशन भी फेल हो जाए, वहां ऐसा दिखे कि राज्य सरकार चलाने वाली पॉलिटिकल पार्टी स्वयं उस तरीके के हिंसा में इन्वॉल्व है, तो देश में ऐसा कानून होना चाहिए कि इमीडिएटली उस इलाके का, उस डिस्टर्ब प्लेसेस का वो लॉ एंड ऑर्डर कम से कम केंद्र सरकार अपने हाथों में ले ले। ये प्रावधान आपको नए कानून से बनाना चाहिए। मतलब साफ है, गवर्नर साहब ने साफ साफ ये कह दिया कि ये सारी चीजें जो हुई है वो प्री प्लान्ड थी और सरकार वहां की पश्चिम बंगाल की वो मूक दर्शक बनी रही। रही बात ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी कह रही कि बाहर से लोग आए। बाहर से कहां से आए? बांग्लादेश से आए, झारखंड से आए, बिहार से आए, उड़ीसा से आए। कौन है ये लोग बाहर से? बाहर के लोग आकर के उत्पात मचा जाते हैं। अगर आपको हिंदुओं की जान बचानी है तो आप कहो कि एनआरसी लागू करो ताकि बाहर लोगों को चिन्हित किया जाए, बाहरी लोगों को भगाया जाए। तो ममता बनर्जी तो सारी कहानी बता रही है, लेकिन ये नहीं बता रही कि बाहरी लोगों को भगाने के लिए ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को आप जो बसा रहे हो उसको भगाने के लिए आपने क्या किया। इसका जवाब 0 बटा सन्नाटा है। हालांकि अगर उनसे ये पूछा जाए या आम बंगाल के आम जनता से पूछा जाए कि ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों और रोहिंग्यास को बसाने के लिए क्या कर रही हैं, तो आम जनता यही कहे कि ममता बनर्जी ने तो सरकार के सारे दरवाजे खोल दिए हैं कि तुम आओ, बाहर से आओ, यहां सेटल हो जाओ, कार्ड ले लो, आधार कार्ड ले लो, इलेक्शन कार्ड ले लो और टीएमसी को वोट देते रहे हो, और बाकी देश को भाड़ में जाना है तो भाड़ में जाए, और हिंदुओं को काटना हो तो हम अपनी आंखें बंद कर लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।